अब तक। कांस्टेबल मुस्कुराए और बोली, अब आप ध्यान रखिए इसका, मैं चलती हूँ, बोलकर वो वापस से गाड़ी की तरफ चली गई। ईरा उदास सी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे वहां अकेले छोड़कर जाए। अधिराज ने एक झलक ईरा को देखा, फिर कांस्टेबल। अब आगे। उनके जाते ही प्रमिला ने ईरा को बालों से पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर करते हुए बोली, क्यों री? कहाँ थी रात भर? किसके साथ मुंह काला कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। हम किसी के साथ नहीं थे मामी जी। बाल छोड़िए ना, हमें दर्द हो रहा है। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? और ये बता कि ये नए कपड़े कहाँ से आए तेरे पास? किसने कीमत दी तेरी? उद्धरण चिन्ह। ये हमें कांस्टेबल दीदी ने दिए हैं, ईरा ने रोते हुए कहा। प्रमिला ने उसे दूर झटका और बोली, खैरात के पैसों में जीना अच्छे से आता है तुझे। जाकर घर के काम कर, और अगली बार से अगर ऐसे घर से बाहर दिखी तो जान से मार दूंगी, बोलकर वो पैर पटकते हुए घर के अंदर चली गई। ईरा ने अपने सिर पर हाथ रख दिया। प्रमिला ने उसके बालों को बहुत जोर से खींचा था। एक तो उसे पहले से ही अपने बालों और बदन में दर्द था, और अब तो उसका दर्द और भी बढ़ चुका था। आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए वो खड़ी हुई और घर के अंदर चली आई। रसोई में आकर वो दिन का खाना बनाने लगी। मोहक रसोई के दरवाजे के पास खड़ा उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। ईरा उसके वहां होने से बेखबर अपने काम में लगी हुई थी। काम करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। मोहक उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसे बाजुओं से पकड़ लिया। ईरा उसके पकड़ लेने से घबरा गई और चिल्लाने लगी तो मोहक उसके कान के पास आकर बोला, खबरदार अगर आवाज निकाली तो। रात को तो बस थोड़ी सी मार पड़ी थी, इस बार हाल और भी बुरा होगा। उसकी धमकी सुनकर ईरा सुबुकती रह गई। मोहक ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी कमर पर सहलाते हुए बोला, कहाँ चली गई थी रात को? ऐसे कौन गायब होता है? तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, और अभी तुम पुलिस वालों के साथ घर आई हो। कहीं किसी को कुछ बताया तो नहीं ना ईरा? उद्धरण चिन्ह। ईरा नजरें झुकाए नामे सिर हिलाया और सिसकती रही। मोहक ने कामुकता से उसके सीने की तरफ देखा, फिर उसका दुपट्टा हटाने लगा। ईरा ने कसकर अपने सीने के पास दुपट्टे को पकड़ लिया। मोहक ने उसे घूरा और बोला, किस बात के नखरे हैं तेरे? तेरी औकात सिर्फ एक नौकरानी की है, और भाव ऐसे खा रही है मानो कहीं की महारानी हो। तुझ जैसी को तो मैं घास भी ना डालूं, शुक्र मना कि तुझे छू रहा हूँ। और ये टोका टाकी मेरे साथ मत कर, ऐसा हाल करूंगा कि मुंह नहीं दिखा पाएगी किसी को। जो करता हूँ चुपचाप करने दे, बोलकर उसने झटके से ईरा का दुपट्टा उसके सीने से अलग करके नीचे फेंक दिया। ईरा ने कसकर आंखें बंद कर ली। मोहक उसकी गर्दन पर झुक गया और हवस से भरकर उसे चूमने लगा। ईरा ने कसकर आंखें बंद की और मुट्ठी बना ली। ईरा को लगी चोट के ऊपर उसने काटा तो ईरा की सिसकी निकल गई। मोहक ने और कसकर उसे कमर से पकड़ लिया। ईरा की आंखों से बेबसी से आंसू बहने लगे थे। उसे मोहक से घिन आ रही थी, लेकिन वो चाहकर भी उससे दूर नहीं भाग पा रही थी। तभी मीना अंदर आने लगी तो मोहक ने झट से ईरा को खुद से दूर धकेल दिया। ईरा जाकर प्लेटफॉर्म से टकरा गई। उसने अपने आप को संभालना चाहा, लेकिन फिर भी नीचे जा गिरी। मीना अंदर आए और उसे देखते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। मोहक बोला, पता नहीं, नखरे बहुत बढ़ रहे हैं। कहीं भी बैठ जाती है, चक्कर खाने का बहाना करके, ताकि काम ना करना पड़े। मीना ने उसे घूरा और बोली, देख ईरा, तुम्हें यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं रखा गया है। यहाँ रहना है तो काम भी करना होगा। चुपचाप उठ और काम कर, मुझे भूख लग रही है। और अगर आधे घंटे में खाना नहीं मिला तो मेरे जूते और तेरा सिर, याद रखना, बोलकर वो बाहर निकल गई। मोहक पंजों के बल ईरा के पास बैठा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा। ईरा घबराकर उससे दूर झुक गई। मोहक ने और आगे बढ़कर उसके चेहरे को पास किया और बोला, आज रात तुम मुझे मेरे कमरे में चाहिए। और अगर यहाँ से कहीं भी भागी तो मेरी बेल्ट बदन के कोने कोने पर बरसेगी,
और यहाँ मुझे कोई रोकने भी नहीं आएगा, बोलकर उसने ईरा के चेहरे को झटके से छोड़ा और वहां से बाहर निकल गया। ईरा ने रोते हुए अपना दुपट्टा उठाया और अपने ऊपर लपेट लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते जा रहे थे। आंखें और नाक रोते रोते लाल होने लगी थी। खुद को थोड़ा शांत करके वो वापस से खाना बनाने में लग गई। अधिराज घर गया तो उसकी आंखों के सामने बस ईरा का चेहरा घूमे जा रहा था। ईरा की बुरी हालत, उसका रोना सिसकना, उसके गले लगना और चेहरे का भोलापन अधिराज भूल नहीं पा रहा था। जो लड़की किसी अनजान के साथ रात गुजारने जा सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है क्या? चेहरा तो कुछ और ही बोलता है। बोलते हुए उसने सिगरेट सुलगा ली। शाम का वक्त, मंदिर में आरती की तैयारी चल रही थी। लोग इकट्ठे हो चुके थे। ज्योति ईरा के आने का इंतजार कर रही थी। सपना भी उसके साथ ही थी। चल ना ज्योति, मुझे नहीं लगता कि वो आने वाली है। मुझे डर लग रहा है सपना। वो ठीक तो होगी ना? क्या होगा उसको? तू आ जा, बोलकर सपना उसका हाथ पकड़े जाने लगी। तभी उसने देखा कि अधिराज और वेदांत भी मंदिर आ रहे थे। सपना की आंखों में चमक आ गई। उसने ज्योति का हाथ छोड़ा और बोली, अच्छा, अगर तू कुछ देर और उसका इंतजार करना चाहती है तो तू रुक सकती है। नहीं, पूजा का वक्त हो गया है। चल चलते हैं, कहकर ज्योति आगे बढ़ गई। सपना खुद से बोली, अरे यार, अभी तक रुकी थी तो थोड़ा और नहीं रुक सकती थी क्या? अगर इसके सामने इन्होंने मुझे ईरा कह दिया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा, सोचते हुए वो अधिराज को देखने लगी, फिर आगे बढ़ गई। पूजा में वो और ज्योति पंडित जी के साथ आगे खड़े थे। पंडित जी ने आरती गानी शुरू कर दी। वेदांत और अधिराज दोनों आखिर में हाथ जोड़े खड़े थे। वेदांत बोला, आज ईरा जी नहीं गा रही क्या? उद्धरण चिन्ह, आ ही नहीं होगी, ऐसे कैसे? बोलते हुए वेदांत आगे की तरफ देखने लगा। आरती पूरी हुई तो सपना सबको आरती दिखाने लगी और ज्योति सबको प्रसाद देने लगी। सपना अधिराज के पास आकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। अधिराज भी हल्का मुस्कुरा दिया और बोला, आज आपने आरती नहीं गाई। उद्धरण चिन्ह। सपना ने पीछे से आती ज्योति को देखा और अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, वो आज पंडित जी ने गाने को कहा तो मैंने उन्हें ही गाने दी। मैं आती हूँ, बोलकर वो आगे बढ़ गई। ज्योति प्रसाद लेकर आई तो वेदांत सिर टेढ़ा किए उसे देखने लगा। ज्योति ने उसे ऐसे देखते पाया तो उसके चेहरे के आगे हाथ हिला दिया। वेदांत अभी भी उसे वैसे ही देख रहा था। ज्योति ने उसकी तरफ प्रसाद बढ़ाया तो अधिराज ने उसका हाथ आगे बढ़ा दिया। ज्योति ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। वेदांत ने जल्दी से प्रसाद मुंह में डाला और बोला, मैं जाता हूँ, बोलकर वो ज्योति की तरफ बढ़ गया। अधिराज आगे की तरफ बढ़ गया और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। सपना सबको आरती देकर आई तो उसके बगल में खड़ी होकर उसने भी हाथ जोड़ लिए और चोरी चोरी बीच बीच में उसे भी देखने लगी। अधिराज माथे टेकने के लिए नीचे बैठा तो सपना भी उसके साथ ही बैठ गई और जानबूझकर उसकी बाजू से अपनी बाजू स्पर्श करवा ली। अधिराज ने उसकी तरफ देखा तो उसने आंखें बंद रखी। अधिराज थोड़ा दूर हुआ और अपना माथा मूर्ति के चरणों में रख दिया। अधिराज के दूर होते ही सपना मन ही मन कुर्सी गई। वहीं वेदांत ज्योति के पास जाकर खड़ा हुआ और बोला, मैं कुछ मदद करूं क्या? उद्धरण चिन्ह। ज्योति ने उसे देखा और बोली, आप क्या मदद करेंगे महाशय? जो भी आप कहें। जी नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो करनी है ना। लाइए मैं ये थाल उठा लेता हूँ, आप आराम से प्रसाद बांटिए। बोलते हुए वेदांत ने ज्योति के हाथ से थाल ले ली। ज्योति ने सिर हिला दिया और दोनों साथ में प्रसाद बांटने लगे। अधिराज माथा टेककर बाहर आया तो सपना भी साथ में चली आई। मुझे तो लगा था कि आज भी आप कुछ गाएंगी, पर हम आए और आपने कुछ गाया ही नहीं, अधिराज ने कहा। सपना बोली, क्षमा कीजिएगा, आज मेरा गला भी ठीक नहीं है तो नहीं गाया। अधिराज ने सिर हिलाया और बोला, कोई बात नहीं, जब गला सही होगा तब सुन लेंगे। सपना फीका सा मुस्कुरा दी और मन में खुद से बोली, ये गाना क्यों बीच में फंस गया है।
अगर ऐसा ही रहा तो जल्दी ही इनको सच का पता चल जाएगा, क्योंकि वो ईरा कभी ना कभी आकर गाना तो गा ही देगी। फिर मैं क्या करूंगी, सोचते हुए वो हाथ मलने लगी। अधिराज बोला, घर जा रही हैं तो चलिए, हम छोड़ देते हैं। सपना ने सुना तो उसकी आंखें चमचमा उठी। अधिराज ने वेदांत को देखा और बोला, आजा वेद। वेदांत ने उसे देखा, फिर आने का इशारा कर दिया। अधिराज और सपना सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सपना उसके बिल्कुल साथ साथ चल रही थी। वहां से आने जाने वाली लड़कियों को सपना इतराते हुए देख रही थी, मानो उन्हें दिखा रही हो कि वो पुलिस ऑफिसर के साथ चल रही है और बाकियों की उससे कोई बात तक नहीं होती। आंखें ऐसी मटक रही थी मानो पूरे गांव में उसका औहदा सबसे बड़ा हो चुका हो। वेदांत और ज्योति प्रसाद बांट चुके थे। वेदांत बोला, आपने नाम नहीं बताया अपना। ज्योति ने मुस्कुराकर कहा। ज्योति जी, वेदांत ने भी दोहरा दिया। ज्योति आगे बोली, और आप? छोटा नाम वेद, बड़ा नाम वेदांत। ज्योति उसकी बात पर हल्का मुस्कुरा दी। वेदांत बोला, घर जा रही हैं तो हम छोड़ दे क्या? उद्धरण चिन्ह, नहीं, मैं चली जाऊंगी। ज्यादा दूर नहीं है घर। दूर नहीं है तो जितना है उतने तक ही साथ चल लीजिए। ज्योति कुछ सोचने लगी तो वेदांत फिर बोला, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे इरादे नेक हैं, सीधा घर छोड़ूंगा। महादेव की सौगंध। ज्योति को हंसी आ गई। हाँ में सिर हिला दिया और बोली, जी। तो चलिए, बोलकर वेदांत ने आगे चलने का इशारा किया तो ज्योति आगे चल दी। दोनों साथ में मंदिर से नीचे उतरने लगे। वेदांत का फोन रिंग हुआ तो वो ज्योति से बोला, 1 मिनट ज्योति जी, इम्पोर्टेंट कॉल है। मैं उठा लूं? जी, ज्योति ने कहा तो वेदांत थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा। ज्योति वहीं खड़ी आगे गाड़ी को देखने लगी। गाड़ी के पास ज्योति ने देखा कि सपना अधिराज के साथ खड़ी थी। सपना इनके साथ? ये इनको जानती है क्या? उद्धरण चिन्ह। सपना अधिराज के नजदीक खड़ी थी और मुस्कुराते हुए उससे बात कर रही थी। जैसे ही उसकी नज़र ज्योति के ऊपर गई तो वो अधिराज के साथ और ज्यादा हंसकर बात करने लगी और तिरछी नजरों से ज्योति को देखकर इतराने लगी। उसकी एक तिरछी नज़र ज्योति के ऊपर ही थी। अधिराज को भी कॉल आई तो वो कॉल अटेंड करते हुए थोड़ा आगे चला गया। मन ही मन वो इतराते हुए खुद से बोली, अब अक्ल ठिकाने आएगी। मुझे इनके साथ देखकर इसे समझ आएगा कि ईरा के साथ रहने से अच्छा मेरा साथ है। और जब तो मैं गाड़ी में बैठकर जाऊंगी तब तो सबका चेहरा देखने लायक होगा। कहीं मुझसे जलन मत कर बैठना ज्योति, जो कि होगी ही। सोचते हुए उसके होठों पर तिरछी मुस्कुराहट बिखर गई। अगले ही पल वेदांत ज्योति के पास वापस आया और बोला, चलें। उद्धरण चिन्ह। हम कहकर ज्योति आगे बढ़ गई। सपना ने दोनों को साथ आते देखा तो उसके चेहरे के भाव फीके से पड़ गए। अभी तक का सारा घमंड एकदम से हैरानी में बदल गया। मुंह हल्का सा खुल गया और आंखें बड़ी हो गई। ये इसके साथ यहाँ क्यों आ रही है? क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो ज्योति तो इनको मेरे बारे में बता ही देगी और मेरा झूठ अभी पकड़ा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सोचते हुए वो अपने हाथ आपस में मलने लगी। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। माथे पर पसीना निकलने लगा था और अधिराज को सच पता चलने के डर से सांसें भी फूलने लगी थीं। ज्योति और वेदांत वहां आए तो सपना फीका सा मुस्कुरा दी। वेदांत बोला, एक दूसरे को तो आप जानती ही होंगी। ज्योति और सपना एक दूसरे को देखने लगी। ज्योति बोली, हाँ ये सब। उद्धरण चिन्ह। दोस्त हैं हम, बहुत अच्छे। बोलते हुए सपना जल्दी से ज्योति के गले से लग गई। ज्योति की बात को वो बीच में ही काट चुकी थी। ज्योति हल्का सा मुस्कुरा दी। वेदांत ने अधिराज को देखा तो वो कॉल पर था। अभी फोन पर बात कर रहा है, जल्दी ही आ जाएगा। तब तक आप दोनों गाड़ी में बैठ जाओ, बोलकर वेदांत ने पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। ज्योति ने सपना को इशारा किया तो वो पहले बैठ गई। उसके बाद ज्योति बैठने लगी तो वेदांत के हाथ से उसका हाथ चार छू लगा। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे।
स्पर्श ने एक अलग सा एहसास था। तभी अधिराज गला साफ करते हुए आया तो ज्योति जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। वेदांत ने भी कॉलर चढ़ाई और दरवाजा बंद करके आगे वाली सीट पर आकर बैठ गया। अधिराज ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी चालू कर दी। वेदांत बोला, आज दोनों दोस्त साथ में मिल गई हैं। पता है कितने वक्त से अधिराज ढूंढने में लगा हुआ था। ज्योति जी तो मंदिर में मिल जाती थी, लेकिन इनका मिलना मुश्किल था। अधिराज की तो मानो सांसें अटकी हुई थी। हर दिन देवी जी के दर्शन करने आता था पर मिलता कुछ भी नहीं था। बोलते हुए वो हंस दिया। अधिराज ने सर्द नजरों से उसे देखा तो वेदांत ने हंसना बंद कर दिया। फिर धीरे से बोला, ज्यादा हो गया क्या? उद्धरण चिन्ह। अधिराज फीका सा मुस्कुरा दिया। वेदांत समझ गया कि वो बेलगाम ही चला गया था। उसने दांत दिखा दिए और बोला, खैर छोड़ो, ये बताओ कि आप दोनों कुछ खाएंगी क्या? मतलब अगर वक्त है तो कहीं घूम लेते हैं। हमें थोड़ा गांव दिखा दीजिए। बोलते हुए उसने ज्योति को देखा और बोला, वक्त है ना ज्योति जी? उद्धरण चिन्ह। जी, दिखा देंगे गांव। वेदांत मुस्कुरा दिया। ज्योति ने एक चाय की टपरी के पास गाड़ी रुकवाई और बोली, यहाँ की चाय आसपास के कई गांव तक फेमस है। आप लोगों को भी ट्राई करनी चाहिए। सच में? फिर तो जरूर करेंगे। बोलते हुए वेदांत गाड़ी से नीचे उतरा और ज्योति के लिए भी दरवाजा खोल दिया। अधिराज के फोन पर एक मैसेज आया, वी नीड टू टॉक राइट नाउ राज। उद्धरण चिन्ह। अधिराज के चेहरे के भाव गहरे हो गए। सपना अभी भी बैठी ही हुई थी। उसे इंतजार था कि अधिराज नीचे उतरे और उसके लिए दरवाजा खोले, लेकिन वो नहीं उतर रहा था और सपना के अरमान भी धरे के धरे ही थे। तभी वेदांत उसे देखकर बोला, आप भी आ जाइए ईराज जी। सपना ने सुना तो घबराई हुई सी वेदांत को देखने लगी। ज्योति हैरानी से बोली, ईराज जी? उद्धरण चिन्ह। सपना की सांसें अटक सी गईं। इससे पहले कि ज्योति और कुछ कहती सपना जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरी और बोली, हम चाय का ऑर्डर दे देते हैं। चल ज्योति। बोलकर वो ज्योति का हाथ पकड़े आगे बढ़ गई। ज्योति असमंजस में थी। वो दोनों अधिराज और वेदांत से थोड़ा दूर आए तो ज्योति बोली, इन्होंने तुझे ईरा कहा ना? नहीं तो नहीं। हाँ, इन्होंने तुझे ईरा कहा। इनको कोई गलतफहमी हुई है क्या? सपना। उद्धरण चिन्ह। अरे नहीं ज्योति, गलतफहमी क्या होगी, जुबान फिसल गई होगी। कई बार ध्यान नहीं रहता है ना। ज्योति को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई थी। सपना फिर बोली, तू क्या इतनी छोटी सी बात को लेकर बैठ गई है? चल ना, चाय का बोलते हैं, फिर गांव भी तो घुमाना है। बोलकर वो उसे आगे ले गई। उसका मन परेशान हो चुका था। क्या मुसीबत आ गई है? पहले इरा की आवाज और नाम, और अब ज्योति का इनसे बातें करना। मैं तो चारों तरफ से फंस चुकी हूँ। अब कैसे संभालूं सब कुछ? सोचते हुए उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था और माथे पर भी शिकन थी। अधिराज ने एक नंबर पर कॉल किया। वेदांत उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। अधिराज ने बात की और फोन रख दिया। वेदांत उसके पास आया और बोला, फिर से फोन आया था क्या? उद्धरण चिन्ह। कब नहीं आता है वेद? इतनी तो मुझे सांसें ना आए जितनी ये कॉल आ जाती है। तू क्या चाहता है? अपनी बात बताना। छोड़ ना वेद, आदत हो चुकी है। चल चाय आ गई होगी। बोलकर वो आगे बढ़ गया। चारों दो बेचों के ऊपर आकर आमने सामने बैठ गए। सबके हाथ में एक एक चाय का कप था। अधिराज कहीं खोया हुआ सा था। सपना उससे बात करने के लिए बेताब सी उसे देखे जा रही थी। वेदांत और ज्योति आमने सामने थे। अनजाने में ही दोनों की नजरें एक दूसरे को देख लिया करती थीं। और फिर ज्योति मुस्कुराते हुए नजरें भी चुरा लिया करती। उसकी ये अदा वेदांत के सीने में हलचल सी पैदा करती जा रही थी। उसने गहरी सांस ली और चाय में फूंक मारकर चुस्की लेने लगा। सपना बोली, कैसी लगी चाय आपको? बहुत अच्छी है, वेदांत ने ज्योति को देखते हुए कहा। ज्योति ने उसे देखा फिर मुस्कुरा दी। अधिराज किसी सोच में ही डूबा हुआ था। तभी एक बार फिर कॉल आने लगी। अधिराज ने सबको देखा और बोला, आता हूँ। बोलकर वो निकल गया। सपना ने मुंह बना लिया और खड़ी होते हुए बोली, मैं भी अभी आती हूँ। बोलकर वो भी निकल गई।
अब वेदांत और ज्योति ही थे। चाय खत्म हुई तो वेदांत बोला, अब ये दोनों तो है नहीं, आप मुझे ही घुमा दीजिए। चलिए, बोलकर ज्योति खड़ी हुई। वेदांत भी खड़ा हो गया। ज्योति आगे जाने लगी तो उसका दुपट्टा अटक गया। उसने पलटकर देखा तो दुपट्टे का किनारा वेदांत के हाथ की घड़ी में अटक गया था। दोनों वेदांत की घड़ी को देखने लगे। वेदांत बोला, लगता है दुपट्टे को घड़ी पसंद आ गई है। ज्योति हल्का सा हंस दी। वेदांत ने दुपट्टा निकाला और ज्योति की तरफ बढ़ा दिया। ज्योति ने दुपट्टा पकड़ लिया। दोनों साथ साथ वहां से आगे चलने लगे। आसपास की हरी भरी घाटियों का नजारा देखने लायक था, लेकिन वेदांत की नज़र सिर्फ ज्योति के ऊपर थी। ज्योति भी ये महसूस कर पा रही थी। तभी ज्योति का पैर एक पत्थर से लगकर मुड़ गया तो वो पीछे की तरफ गिरने लगी। वेदांत ने झट से उसे बाहों में पकड़ लिया। ज्योति ने भी उसकी बाजुओं पर हाथ रख दिए। ज्योति तेज सांसें लेते हुए उसे देखने लगी। वेदांत ने उसे सीधा खड़ा किया। धन्यवाद, बोलते हुए ज्योति अपना दुपट्टा सही करने लगी। वेदांत टकटकी लगाए उसे देखने लगा, फिर बोला, अंडस को धन्यवाद नहीं चाहिए तो फिर कुछ और चाहिए क्या? उद्धरण चिन्ह दोस्ती। ज्योति बिना पलके झपकाते उसे देखने लगी। वेदांत उसकी बड़ी बड़ी पलकों को ही देखता रहा। आपको मुझसे क्यों दोस्ती करनी है? उद्धरण चिन्ह क्योंकि मन है मेरा, वेदांत सपाट लहजे में बोला। माँ पापा मना करते हैं, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्ती तो अनजानों से ही होती है, पहले से जान पहचान वाले तो रिश्तेदार होते हैं। ज्योति ने कुछ सोचा फिर बोली, माँ कहती हैं पुलिस वालों की दुश्मनी बुरी होती है और दोस्ती तो उससे भी ज्यादा बुरी होती है। प्रणाम है आपकी माता जी को, पर मुझे लगता है कि इंसान को सुनी सुनाई बातों से हटकर खुद इस्तेमाल करके विश्वास करना चाहिए। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ज्योति ने सिर हिलाया और बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके दोस्ती के नाम पर धोखा दिया तो? उद्धरण चिन्ह कैसा धोखा? मैं धोखेबाज लगता हूँ क्या? उद्धरण चिन्ह मैं चेहरे पर भरोसा नहीं करती, चेहरा अक्सर झूठ बोलता है। वेदांत ने बाल खुजाए और बोला, टफ टू कैच। ज्योति हंस दी। वेदांत फिर बोला, तो आप ही बता दीजिए कैसे विश्वास होगा आपको? उद्धरण चिन्ह वक्त के साथ जानूंगी समझूंगी फिर दोस्ती करूंगी। ज्यादा वक्त मत लीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से चला भी जाऊं और आप फैसला भी ना कर पाएं। अभी ही तो आप आए हैं, इतनी जल्दी थोड़ी जाएंगे। वक्त का क्या भरोसा ज्योति जी, ये किसी का इंतजार थोड़ी करता है। बातें अच्छी कर लेते हैं, चलिए, बोलकर चार ज्योति आगे चल दी। वेदांत खुद से बोला, हंसना मुस्कुराना बहुत खतरनाक अदा है। बोलते हुए वो भी उसके पीछे चल दिया। अधिराज चलते चलते थोड़ा दूर आ गया था। सूरज डूब चुका था और हल्का अंधेरा होने लगा था। आसमान में सूरज के डूबने के बाद की हल्की लालिमा थी जो मौसम को सुहाना बना रही थी। हल्की हवा चल रही थी जो अधिराज के बालों को उड़ाए जा रही थी। इसी बीच एक मीठी सी आवाज अधिराज के कानों में आने लगी, काश किसी दीवाने को मुझसे भी मोहब्बत हो जाए, हम लुट जाएं, दिल खो जाए, बस आज कयामत हो जाए। अधिराज ध्यान से सुनने लगा। ये वही आवाज जिसे सुनने के लिए वो यहाँ वहाँ भटक रहा था। अधिराज आसपास देखने लगा। आवाज गूंज रही थी और हल्का अंधेरा था तो अधिराज नहीं देख पा रहा था, पर इतना तय था कि आवाज थोड़ी दूर से आ रही थी। अधिराज ने पलटकर देखा और बोला, इरा तो यहाँ है, तो फिर सामने से गाने की आवाज कैसे आ रही है? बोलते हुए वो सोच में पड़ गया, कोई और गा रहा है क्या? सोचते हुए वो घाटी से नीचे उतरने का सोचने लगा। इरा एक छोटे से मैदान में लगे बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी गुनगुना रही थी। आसपास कुछ पक्षी और भेड़ बकरियां थी। कुछ छोटे बच्चे और कुछ गांव के लोग भी उसको सुनने के लिए खड़े थे। महिलाएं घर के दरवाजे खिड़कियों के पास बैठी थीं, मानो हर कोई इस आवाज को कानों में बसा लेना चाहता था। घाटी के सनकरी पहाड़ियों में आवाज इस तरह गूंजती थी कि हर तरफ सुनाई पड़ती थी। ज्योति और वेदांत को भी आवाज सुनाई दी। ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, गाना सुन रहे हैं, बहुत अच्छा गाती है इरा।
हाँ सुना तो सुना, लेकिन ये गई कहाँ? हमें बैठने का बोलकर खुद गाने निकल गई। ज्योति बोली, गई मतलब? वो कब हमारे साथ आई? उद्धरण चिन्ह। अभी तो थी। वेदांत बोलने लगा कि इतने में बिजली कड़क उठी। ज्योति घबरा गई और थोड़ा वेदांत के करीब आकर बोली, मौसम बिगड़ने लगा है। लगता है बारिश होगी, हमें निकलना चाहिए। हम दोनों गाड़ी की तरफ चल दिए। अधिराज घाटी में उतरने लगा तो इस वक्त बारिश शुरू हो गई। अधिराज ने आसमान की तरफ देखा तो बहुत ही जोरों से बारिश आ रही थी। गाने की आवाज भी अब बंद हो चुकी थी, क्योंकि बारिश का शोर उससे बहुत ज्यादा था। और शायद गाना गाने वाली ने गाना भी बंद कर दिया था। बारिश की बूंदें अधिराज को भीगाने लगी। पानी उसके बालों से होते हुए उसकी गालों से नीचे गिरने लगा। तभी वेदांत की चीखती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, अधिराज तू बारिश में क्यों भीग रहा है, जल्दी आजा। अधिराज ने सुना तो वापस जाने लगा। तभी तेजी से भागती हुई सपना आकर उससे टकरा गई। उसने अधिराज की बाजुओं को पकड़ लिया और उसकी बाहों में ही गिर पड़ी। अधिराज ने भी धीरे से उसे पकड़ लिया था। सपना पूरी तरह से भीगी हुई थी। अधिराज बोला, आप भीग कर कहाँ से आ रही हैं? आप तो वेदांत और ज्योति के साथ थी ना? हाँ वहाँ दिल नहीं लगा तो मैं अलग चली गई थी। तो मतलब अभी आप ही गा रही थी? उद्धरण चिन्ह। सपना ने थोड़ी आंखों मटकाए फिर बोली, जी हाँ, मैं ही रही थी। पर आवाज तो दूर से आ रही थी। इतने झूठ बोलने के बाद सपना अब कोई सच नहीं बोल सकती थी। उसने एक और झूठ का सहारा लिया। घाटी में आवाज गूंजती है ना, पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रही है। अधिराज ने उसे खुद से दूर किया और बोला, सुकून है आपकी आवाज में। जी धन्यवाद, सपना ने दिखावा करने के लिए ऊपरी मन से कहा। चलें, बारिश तेज है, आप भी भीग चुकी हैं। हाँ चलिए, बोलकर वो आगे चलने लगी। चारों गाड़ी में बैठ गए। बारिश होने लगी थी और रात भी होने लगी थी, तो अब कहीं घूमने का कोई मतलब नहीं था। अधिराज और वेदांत ने दोनों को उनके घर छोड़ा और फिर वापस चले आए। सपना अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काटे जा रही थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। कैसे इस गाने के कांटे को बीच में से निकालूं? ये ईरा यहाँ से कहीं चली क्यों नहीं जाती? सारी मुसीबतों की जड़ है ये। इसका जल्दी कुछ करना ही होगा, पर करूंगी क्या? उद्धरण चिन्ह। रात का वक्त। सब लोग खाना खा चुके थे सिवाय ईरा के। वो घबराई हुई सी अपनी प्लेट में निकाले खाने को देख रही थी। मोहक ने उसे इस वक्त उसके कमरे में आने का कहा था और वो जानती थी कि वो अपनी इस जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ईरा ने किसी तरह से अपने मन को शांत किया और खाना खाने लगी। तभी मीना वहां आई और बोली, अभी तक तुमसे खाना तक नहीं खाया गया क्या? ये सब छोड़ो, अब बाद में खाना, अभी जाओ और मम्मी के पैर दबाओ, उनको दर्द हो रहा है। ईरा ने एक झलक उसकी तरफ देखा तो मीना गुस्से से बोली, आंखें दिखा रही हो? और वो भी मुझको? मैं आंखें नोच लूंगी तुम्हारी। बोलते हुए वो गुस्से से उसे थप्पड़ मारने को हुई तो ईरा ने आंखें बंद कर ली। तभी किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। ईरा ने थप्पड़ न लगता पाकर आंखें खोल दी। सामने मोहक खड़ा था। मीना हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो भैया? आप जानते नहीं ये मुझे आंखें दिखा रही थी। इसको इसकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। जानता हूँ, तू जा, औकात में दिखा दूंगा। बोलते हुए वो ईरा को देखने लगा। मीना गुस्से से उसे घूरते हुए बाहर निकल गई। ईरा डरी सहमी सी बैठी रही। मोहक पंजों के बल उसके पास बैठा और उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। ईरा घबराकर थोड़ा पीछे हट गई। मोहक तिरछा मुस्कुराया और बोला, इतना डर? पर अभी तो मैं मार भी नहीं रहा। बोलते हुए वो ईरा के चेहरे के बालों को कान के पीछे करने लगा। चलो अब, बहुत हुआ खाना, हमारा वक्त हो गया है। बोलते हुए वो उसे उठाने लगा। ईरा की आंखों में आंसू भर आए थे। नहीं, कृपया हमें जाने दीजिए। ज्यादा बकवास की तो मेरा गुस्सा जानती हो तुम। चलो, बोलकर वो उसे ले जाने लगा तो उसी वक्त प्रमिला गुस्से से तमतमाती हुई वहां चली आई। तुझे एक बारी में सुनाई नहीं देता क्या?
कहाँ मर रही है? बोलते हुए वो ईरा को घूरने लगी। मोहक उसका हाथ छोड़ चुका था। प्रमिला ने उसे बाजू से पकड़ा और अपने साथ खींचते हुए ले जाते हुए बोली, चल मेरे कमरे में। मोहक ने गुस्से से मुट्ठी बनाई और बोला, आज फिर निकल गई। मम्मी को भी आज हो इससे पैर दबवाने हैं। कितने वक्त से तरस रहा हूँ इसके लिए। अब तो सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये अगली बार कहीं ना भाग पाए। बोलते हुए वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ईरा से पैर दबवाते हुए ही प्रमिला सो गई। ईरा को वहां से बाहर जाने में डर लग रहा था। वो वहीं एक कोने में जाकर सिमटकर बैठ गई। अंधेरे में उसका दम भी घुट सा रहा था, लेकिन बाहर जाने से सुरक्षित यही जगह थी। अगली सुबह जैसे ही कमरे में हल्की हल्की रोशनी आने लगी तो ईरा की नींद खुल गई। उसने बेड की तरफ देखा तो प्रमिला और सुशील दोनों अभी भी सोए हुए थे। ईरा ने रात को अंदर से दरवाजा बंद कर दिया था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गई। उसने मोहक के कमरे की तरफ देखा तो दरवाजा बंद था। ईरा ने झट से पानी का बर्तन उठाया और घर से भाग गई। उसने कल से लेकर कुछ नहीं खाया था और भूख से उसका बुरा हाल था, लेकिन फिर भी वो वहीं रुकने से ज्यादा भागना सही समझ रही थी। उसे अपनी देह के जख्मों में दर्द था, लेकिन इस दर्द की परवाह करने वाला कोई नहीं था और खुद उसे इसकी सुध नहीं थी। वो बस किसी भी हाल में अपने आप को लोगों की बुरी नीयत से बचाना चाहती थी। वो बचते हुए नहर की तरफ चली ही थी कि तभी उसे सामने से मोहक आता दिखाई दिया। उसकी धड़कनें बढ़ गई। वो बुरी तरह घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मोहक उसे इतनी सुबह से बाहर कहीं मिल जाएगा। मोहक मोबाइल में देखकर चल रहा था, इसलिए उसने अभी ईरा को नहीं देखा था। ईरा ने मौका देखा और सरपट वहां से भाग ली। वो पीछे देखते हुए भाग रही थी, तभी अचानक से सामने किसी से टकरा गई और उसके हाथ का बर्तन नीचे गिर गया। ईरा की आंखें घबराहट से बड़ी हो गई। उसे अपने मोहक पीछे नहीं दिखाई दे रहा था, तो क्या वो उसे वहां देखकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। भाग समाप्त।